नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। और भी अन्य कंपटीशन में, जिन भी कंपटीशन में दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चंस आता है, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। ओके, तो इसका चैप्टर नंबर 16 दोस्तों आज हम ला रहे हैं, जो कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, शिक्षा, दर्शन, माप तौल और विविध तथ्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेसन को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 17 आएगा। और आर्य कंपटीशन टाइम्स में जो कि हमारा इतिहास का, प्राचीन इतिहास का पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसी आर्य कंपटीशन टाइम्स का। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 में पहला पॉइंट दोस्तों स्थापत्य कला का फर्स्ट है, हिंदू मंदिर स्थापत्य। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 16 का, हाँ, स्थापत्य कला। हिंदू मंदिर स्थापत्य कैसा था दोस्तों, आइए इसे देखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में मंदिर के लिए देवालय, देवकुल, देवगृह या देवायतन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक काला साहित्य व गुहा रेखों में मंदिर को प्रासाद कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी ईस्वी में मानसार नामक कला ग्रंथ में हुआ। सम्रांगण सूत्रधार में विविध मंदिर शैलियों की चर्चा है। आगे, शिखर मंदिर का अविभाज्य अंग है। उत्तर भारत के मंदिरों में आमलक युक्त रेखा शिखर तथा दक्षिण भारत में कूट युक्त पिरामिड आकार के शिखर हैं। हिंदू मंदिर स्थापत्य के अवशेष गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। आगे, मंदिर स्थापत्य के प्रमुख आंतरिक अंग। पहला दोस्तों देखते हैं, गृह, गर्भगृह है दोस्तों पहला। मंदिर का वह भाग जिसमें देव मूर्ति स्थापित की जाती है वह गर्भगृह प्रायः वर्गाकार होता है। ठीक है, उसे गर्भगृह कहते हैं और यह वर्गाकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2 दोस्तों, मंडप। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा जो होता है दोस्तों, वह मंडप होता है। ठीक है, आगे नंबर 3, अर्धमंडप या डियोडी। मंडप के सामने आयताकार बरामदा जो होता है वह अर्धमंडप होता है। नंबर 4 दोस्तों, अंतराल या दालान। ये क्या है देखते हैं। ये गर्भगृह व मंडप को जोड़ने वाला भाग या गैलरी जो होता है वह अंतराल या दालान होता है। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए गैलरी नुमा बरामदा जो होता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, आगे, गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों की छतें सपाट होती थीं, अर्थात शिखर विहीन होती थी। सांची का मंदिर नंबर 17 तथा एरण से प्राप्त विष्णु व वराह के मंदिर इसके उदाहरण हैं। गुप्त काल के अन्य बिना शिखर के मंदिर, पहला नचना कुठार व पार्वती मंदिर, दूसरा भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा एहोल का लॉर्ड खान मंदिर, नंबर 4 में गुती मंदिर है। ठीक है, आगे शिखर युक्त मंदिर। नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतर गांव मंदिर, नंबर 3 बोध गया का महाबोधि मंदिर और नंबर 4 सोलापुर का तेर मंदिर जो है वो शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 5 उसी में है, एहोल का दुर्ग मंदिर जो है दोस्तों शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है, आगे, गुप्तकालीन मंदिर में के प्रवेश द्वारों पर कच्छ, पारूण, यमुना व मकरारूढ़ गंगा की मूर्तियां अंकित है। मतलब यमुना और गंगा की मूर्तियां अंकित हैं। ठीक है, गंगा व यमुना की मूर्तियां गुप्त काल की देन है। हिंदू मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं। पहला नागर शैली जो कि उत्तर भारत में है, दूसरा द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में, और तीसरा बेसर शैली दोस्तों जो कि नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है, इन शैलियों को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। पहला है दोस्तों नागर शैली। नागर शैली को आर्य शैली, पर्वतीय शैली, लाट शैली जो कि गुजरात में है, एवं कलिंग शैली ओडिशा में भी, कलिंग शैली भी कहा जाता है। आगे, हिमालय से विंध्य तक इस शैली का प्रसार है। नागर शैली की विशेषताएं जो है वह निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। पहला ऊंचा चबूतरा होता है इसमें नागर शैली में, दूसरा वर्गाकार गर्भगृह होता है, तीसरा गर्भगृह से ही जुड़ा हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है, नंबर 4 रेखा शिखर जो कि गर्भगृह का क्रमशः ऊंचाई की ओर घटता हुआ रूप है। ठीक है, आगे, नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है खजुराहो के मंदिर हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के जो मंदिर है वह जो है
खजुराहो के मंदिरों में विद्याधर चंदेल द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था, याद रखिएगा। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर जो है मंदिरों में विद्याधर चंदेल द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो जो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो खजुराहो का मंदिर है ना, उसमें कंदारिया महादेव का मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। ठीक है, आगे पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है चंदेल धंग के समय जैन श्रेष्ठी पाहिल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर मूलतः आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, आगे जगदम्बिका मंदिर एक विष्णु मंदिर है जिसका निर्माण चंदेलगढ़ ने करवाया था। आगे देखते हैं। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। इसका मुख्य आकर्षण अष्टभुजाकार छत है। इसका निर्माण जो है चंदेलगढ़ ने करवाया था। आगे खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर जो कि 9वीं सदी में बनी गई थी, 9वीं सदी में बनी गई थी, चंदेलों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर था। आगे चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त होती है। ठीक है, खजुराहो की ये विशेषता थी थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं, आगे और है, एक पॉइंट और है खजुराहो के मंदिर में। आगे दूलादेव शिव जो कि शिव की मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर खजुराहो में ही स्थित है। दूलादेव शिव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। आगे दोस्तों उड़ीसा के मंदिर देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें। भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। सोमवंशी शासक ललतिन्दु केसरी ने इसकी नींव रखी थी। ययाति प्रथम ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया है। आगे दोस्तों पुरी का जगन्नाथ मंदिर विष्णु को समर्पित है एवं भुवनेश्वर के मंदिर में सबसे बड़ा है। भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, राजा रानी मंदिर से मुझे एक वाक्य याद आ गया, मतलब एक बात याद आ गया कि किस राज्य में क्या था वो क्वेश्चन, देवर भाभी का मंदिर, सास बहू, हाँ सॉरी, किस राज्य में सास बहू का मंदिर है। जरा जिन लोगों को दोस्तों क्वेश्चन का आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सास बहू का मंदिर कौन से राज्य में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करता पूर्वी गंग वंश का अनंत वर्मा चोड़गंग था। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। ठीक है, आगे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के समस्त मंदिरों में विशाल है। इसे ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा कहा जाता है। इसमें सूर्य की धूप जो है कुष्ठ रोग को दूर करती है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करता गंग शासक नरसिंह देव प्रथम था। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। उड़ीसा के मंदिरों में देउल होता था, ड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ड्यूल होता था जो कलिंग वास्तु शैली की विशेषता है। लिंगराज, जगन्नाथ, मुक्तेश्वर एवं राजा रानी मंदिर के देउल पंचरथ शैली के हैं। आगे नंबर 3 दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नंबर 4 मोंडेरा यानी मोंडेरा गुजरात में पड़ता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने करवाया। नंबर 5 रीवा का बैजनाथ महादेव का मंदिर। नंबर 6 ग्वालियर में सास बहू सहस्त्र बाहु मंदिर मूलतः 2 विष्णु मंदिर हैं जिसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल ने 1093 ईस्वी में करवाया था। आगे नंबर 7वां पॉइंट है दोस्तों, उत्तरी भारत में ग्वालियर का तैलिंग मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। इसका निर्माण किसी तेलंगानी ब्राह्मण ने ग्वालियर यात्रा के दौरान करवाया। तैलिंग मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। नंबर 8 भुवनेश्वर उड़ीसा का वेताल देउल मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना है। यह चामुंडा देवी या कपालिनी का मंदिर है। इस मंदिर के गोपुरम यानी प्रवेश द्वार द्रविड़ शैली में निर्मित है। मूलतः यह मंदिर खाखरा शैली का है। अब दोस्तों हम लोग आगे द्रविड़ शैली पढ़ेंगे। ठीक है, नागर शैली दोस्तों हम लोगों का कंप्लीट हुआ और प्लीज़ ध्यान से आप लोग ज़रूर इन मंदिरों का नाम याद रखिएगा, जितने भी मंदिरों को नागर शैली में पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों द्रविड़ शैली। कृष्ण नदी के से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, द्रविड़ दक्षिण में पड़ता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इस शैली का प्रसार था। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। द्रविड़ शैली बहुकोणीय थी। इसमें शिखर आमतौर पर अष्टकोणीय होता था। इस शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों। ठीक है, आगे है नंबर 1, ये मंदिर विशाल प्रांगण के मध्य बनाए गए हैं। नंबर 2 वर्गाकार गर्भगृह व चारों ओर से ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है। नंबर 3 पिरामिडाकार शिखर विमान है। ठीक है,
नंबर 4 भव्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर निर्मित भवन जो सामान्य अलंकृत एवं बहुमंजिले होते हैं, इन्हें गोपुरम कहते हैं। ठीक है, गोपुरम का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा द्रविड़ शैली के विकास के में दक्षिण के 4 राजवंशों ने योगदान दिया। इनका काल जो है वह निम्नलिखित है। किसने किसने द्रविड़ शैली के विकास में योगदान दिया, ये देखते हैं। पहला है पल्लव काल जो था दोस्तों 600 ईस्वी से 900 ईस्वी। दूसरा राष्ट्रकूट काल दोस्तों जो कि 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक इन्होंने योगदान दिया था। नंबर 3 चोल काल है दोस्तों जो कि 900 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक इन्होंने अपना योगदान दिया था द्रविड़ शैली में। आगे नंबर 4 पांड्य काल था 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का विशद उल्लेख इन राजवंशों के इतिहास में देखा जाता है। ठीक है, आगे मंडप पल्लव शैली की, शिखर विमान जिसे हम बोलते थे शिखर, वो चोल शैली की, एवं गोपुरम जो है वह पांड्य शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मंडप जो है वो किस शैली की मुख्य जो है विशेषता है, तो बताना पड़ेगा कि पल्लव काल की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गर्भगृह को देवुल तथा सभा मंडप को जगमोहन कहा जाता था। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाया है। आगे पांड्यकाल के मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में कुल 11 गोपुरम हैं जो सर्वाधिक है। इनमें सबसे बड़ा गोपुरम जो है वह 60 मीटर ऊंचा है। यह दक्षिण भारत का सबसे विशाल गोपुरम है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों नंबर 3 हमारा जो है बेसर शैली। ठीक है, जो दोनों के मिश्रण से बना है। आइए देखते हैं। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक इस शैली का प्रसार है। बेसर शैली की संरचना नागर शैली में है, जबकि अलंकरण जो उसका है दोस्तों वह द्रविड़ शैली का है। ठीक है, तो आगे चालुक्य व होयसल शासकों ने बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया। होयसल वंश के शासकों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे हलेबीड है। आगे यह कर्नाटक में है। हलेबीड का विष्णुवर्धन के काल में निर्मित होयसलेश्वर का मंदिर बेसर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे बौद्ध कला। ठीक है, नंबर 2 है इसका पॉइंट, बौद्ध कला। बौद्ध स्तूप, चैत्य एवं विहार स्तूप है दोस्तों। सर्वप्रथम स्तूप निर्माण एवं पूजा का निर्देश महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। इसमें उल्लेख है कि बुद्ध ने स्वयं आनंद को चक्रवर्ती सम्राटों की समाधि स्वरूप बनने वाले स्तूपों की तरह स्तूप बनाने के लिए निर्देशित किया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, आगे स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने 8 प्राचीन स्तूपों से बुद्ध के अस्थि अवशेषों को निकलवाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन सुमंगल विलासिनी के अनुसार अशोक ने 84,000 विहार बनवाए थे। अशोक द्वारा निर्मित प्रारंभिक स्तूपों में भरहुत, सांची, सारनाथ, तक्षशिला, अमरावती, बोध गया एवं बैराट है। आगे स्तूप 4 तरह के होते थे, इसमें देखते हैं। पहला शारीरिक स्तूप, वे स्तूप जिसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के शरीर, धातु, केस, दंत आदि रखे जाते थे, उन्हें हम शारीरिक स्तूप कहते थे। नंबर 2 पारिभौगिक स्तूप क्या था, आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, पादुका आदि को रखा जाता था। नंबर 3 उद्देशिका स्तूप, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े स्थानों पर निर्मित स्तूप जो था उद्देशिका स्तूप था। आगे जैसे अष्ट महास्थानों पर निर्मित स्तूप जो है। नंबर 4 पूजार्थक स्तूप, बुद्ध के प्रति श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर निर्मित स्तूप है। इन्हें मनौती स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, मन्नत मांग के जैसे लोग बड़े बड़े मंदिरों में घंटी वगैरह नहीं मानते हैं, कुछ चढ़ावा नहीं करते हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्तूप निर्माण की 2 शैलियाँ थीं, पहला भारतीय शैली, दूसरा गांधार शैली। ठीक है, स्तूप के अलग अलग भाग हैं, पहला अंड, दूसरा मेधी या मेढ़ी, तीसरा छत्र, चौथा तोरण,
5वां यष्टि, 6वां हर्मिका, 7वां वेदिका और 8वां प्रदक्षिणापथ। ठीक है, आगे भारतीय शैली में महत्वपूर्ण स्तूपों का निर्माण का क्रम देखते हैं। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। भारतीय शैली में महत्वपूर्ण स्तूपों के निर्माण का क्रम देखते हैं। पहला क्रम है पिपरहवा, नेपाल की तराई के पास उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है, पिपरहवा, पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन है। पिपरहवा में बुद्ध के शरीर अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप, भरहुत सतना मध्य प्रदेश में है का भरहुत का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया है। भरहुत स्तूप मूलतः मौर्यकालीन है व अशोक ने ईंटों से इसका निर्माण करवाया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग शासकों के काल में भरहुत का स्तूप पत्थर से बनवाया गया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां थीं। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने जब इस स्तूप को खोजा तो यह खंडहर हो चुका था। अब यह स्तूप अपने मूल स्थान पर नहीं है। इसके अवशेष कलकत्ता, इलाहाबाद, सतना व बम्बई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। कनिंघम ने ही इन अवशेषों के आधार पर कहा है कि भरहुत के स्तूप का मूल निर्माण अशोक के काल में हुआ। इसके तोरण द्वार के अवशेष कलकत्ता के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। भरहुत स्तूप के तोरण द्वारों पर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। आगे शुंग काल में भरहुत स्तूप में वेदिका एवं तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था। इसके पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धन भूति का लेख है। आगे अजातशत्रु एवं प्रसेनजित द्वारा दल बल के साथ बुद्ध के दर्शन हेतु, थोड़ा सा आगे बढ़ गए दोस्तों, क्षमा करिएगा। ठीक है, कहाँ था भाई ये, बुद्ध के दर्शन हेतु, ये मेरा लास्ट पॉइंट था ना, हाँ यही था, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा रोटेट हो गया था। लाइन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अजातशत्रु के एवं प्रसेनजित द्वारा दल बल के साथ बुद्ध के दर्शन हेतु, आगे बुद्ध के दर्शन हेतु आने का चित्रांकन भी भरहुत के तोरण द्वारों पर है। आगे नंबर 3 सांची का स्तूप। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल रायलट ने की। यह भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची का प्राचीन नाम काकानव था। इस स्तूप को चैत्यगिरी या महाचैत्यगिरी कहा गया है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश का स्तूप अशोक द्वारा ईंटों से बनवाया गया। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ तथा शुंग काल में इसे पाषाण द्वारा बनवाया गया है। आगे भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम तथा सुल्ताना जहां बेगम ने इसे सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी दान खर्च किया है। प्रथम महास्तूप शुंगों ने इसका आकार दुगना करा के रेलिंग यानी वेदिका को पत्थर से बनवाया। सातवाहनों ने वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार बनाए, जिसमें सर्वप्रथम दक्षिण तोरण द्वार बना था, जिस पर सातकर्णी प्रथम के स्थपति आनंद के द्वारा प्रदत्त दान का अंकन है। सांची महास्तूप का उत्तरी तोरण द्वार सबसे सुरक्षित है। आगे पूर्वी तोरण द्वार पर मौर्य साम्राज्य के राज्य चिन्ह मयूर का अंकन है। गुप्त काल में महास्तूप के प्रदक्षिणापथ के 4 मंदिरों का निर्माण हुआ था। सांची के तोरण द्वारों पर बड़ेरियों पर सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जिन्हें साल भंजिका कहा गया है। प्रथम महास्तूप को त्रिमेघी स्तूप भी कहा गया है। आगे द्वितीय स्तूप, इसमें तोरण द्वार नहीं है, इसे काला स्तूप भी कहते हैं। तृतीय स्तूप, इसमें एक तोरण द्वार है जो सातवाहनों ने बनवाया था। सांची से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। आगे भरहुत एवं सांची स्तूप में बुद्ध का मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है। नंबर 4 दोस्तों अमरावती स्तूप को आइए देखते हैं।
अमरावती स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप की खोज जो है 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने एवं उत्खनन 1840 ईस्वी में इलियट द्वारा किया गया है। इस स्तूप को महाचैत्य या महाचैत्य कहा गया है। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में व्यापारियों द्वारा निर्मित हुआ। इसका निर्माण जो है 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ व दूसरी शताब्दी ईस्वी में पूरा हुआ है। इसमें आगे है, इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अमरावती स्तूप में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक यानी धरणी कोट था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोड़ा व अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र थे। इसके अवशेष कलकत्ता, मद्रास एवं लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित है। आगे, अमरावती के बौद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक पादुका पाठ हैं। अमरावती स्तूप से अनाथ पिंडक द्वारा राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जेतवन विहार खरीद कर दान करने का उल्लेख है। नंबर 5 दोस्तों, नागार्जुनकोंडा स्तूप। नागार्जुनकोंडा स्तूप की खोज 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने की। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में इक्ष्वाकु शासकों के समय में दूसरी व तीसरी शताब्दी ईस्वी में निर्मित स्तूप है। इक्ष्वाकु सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। इक्ष्वाकुओं ने राजधानी अमरावती से नागार्जुनकोंडा बनाई। आगे देखते हैं। नागार्जुनकोंडा का प्राचीन नाम जो है वह विजयपुरी था। इक्ष्वाकु वंशीय शासकों की रानियों की प्रेरणा से स्तूपों का निर्माण यहाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ जो स्तूप जो भी बना था ना वो रानियों की प्रेरणा से बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। नागार्जुनकोंडा में महास्तूप का निर्माण जो है शासक वीर पुरुषदत्त के शासनकाल में रानी बपीसी रीनिका शांतिश्री ने करवाया। यहाँ 22 छाया स्तंभ या स्मृति स्तंभ मिले हैं। दशरथ जातक का यहाँ शिल्पांकन हुआ है। नंबर 6, दक्षिण भारत के अन्य स्तूप। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप गुंटपल्ले स्तूप है। गोली स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश पर ही सर्वप्रथम बेसंतर जातक का अंकन हुआ है। दक्षिण भारत के भट्टीप्रोलु आंध्र प्रदेश नामक स्थान पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित एक महास्तूप मिला है। दक्षिण भारत के भट्टीप्रोलु जो कि आंध्र प्रदेश में है नामक स्थान पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित एक महास्तूप मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के स्तूपों की एक विशेषता उनमें आयक स्तंभों का प्रयोग है। स्तूप की मेड़ी पर आगे की ओर निकले हुए चबूतरों को आयक कहा जाता था, जिस पर पतले एवं सुंदर 5 स्तंभ होते थे, जिनको आयक स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, ये आयक स्तंभ भट्टीप्रोलु, अमरावती, घंटसाल और नागार्जुनकोंडा के स्तूपों में मिले हैं। आगे है नंबर 7, धमेख स्तूप। धमेख स्तूप को सारनाथ का स्तूप भी कहते हैं। इसका निर्माण मूलतः अशोक ने करवाया, बाद में इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। धमेख स्तूप की विशेषताएं: पहला, ईंटों द्वारा निर्मित। दूसरा, धरातल पर बना है ना कि चबूतरे पर। धमेख स्तूप जो है नंबर 2 हो गया। आगे देखते हैं। आगे है गोलाकार है। यह जो स्तूप है धमेख स्तूप यह गोलाकार है ना कि वर्गाकार। आगे शंख लिपि के लेख वाले स्तूप भरहुत, अमरावती, सांची, भाब्रू की पहाड़ियों के लेख हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा गंधार शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम क्या है ये देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं गंधार शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम। तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप गंधार शैली के ब्राह्मण स्तूप स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके शीर्ष भाग में दरार होने के कारण इसे चीर स्तूप भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ। कुषाण काल में इसका पुनर्वर्धन एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण हुआ है। धर्मराज का स्तूप ऊंचे आधार यानी चबूतरे पर बना वृत्ताकार स्तूप है। आगे तक्षशिला में मणिकयाल स्तूप का निर्माण कनिष्क के दंडनायक लल
ने करवाया था। पुरुषपुर स्तूप कनिष्क द्वारा निर्मित पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है। इसका वास्तुकार अंगिलस था। आगे पुरुषपुर स्तूप में ऊपर पद्मासन मुद्रा में प्रभामंडल युक्त बुद्ध की मूर्ति तथा दाएं बाएं ब्रह्मा एवं इंद्र की मूर्तियां खड़ी हैं। राजगृह स्थित जरासंध की बैठक स्तूप एवं मीरपुर खास स्तूप का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। आगे तख्ते बही स्तूप व पुरुषपुर स्तूप गांधार शैली में बने हैं। सबसे प्राचीन स्तूप जो है वह पिपरहवा व उसके बाद भरहुत के स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप जो है वह अमरावती स्तूप है। सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है। आगे हम लोग विहार देखते हैं, ठीक है, ये विहार है। ठीक, आगे चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे, उन्हीं को विहार कहते थे, ठीक है, जिन्हें हम विहार कहते थे या कहते हैं या जिन्हें विहार कहा जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे महाराष्ट्र के जुन्नर यानी जुन्नार नामक स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है, जिसमें 130 गुफाएं हैं। जुन्नार में एक चैत्य का निर्माण 3 यवनों द्वारा करवाया गया, जिनके नाम जो है चैत्य में अंकित है। यह वर्तुल यानी गोलाकार चैत्य गृह है। आगे जुन्नार से प्राप्त एक गुफा को गणेश लेनी कहते हैं। कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच भट्टीप्रोलू पेड़गंज गोली जग्यपेट घंटसाल आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों चैत्यों व विहारों का सातवाहन इक्ष्वाकु काल में निर्माण हुआ है। आगे चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह चैत्य कहलाते हैं। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन है। भाजा पुणे महाराष्ट्र का चैत्य अर्धवृत्ताकार है। आगे अर्धवृत्ताकार है, ठीक। आगे है कालक्रम की दृष्टि से हीनयान चैत्यों का निर्माण का क्रम, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से हम हीनयान चैत्यों का निर्माण का क्रम देखेंगे। भाजा के बाद कोंडाने, पीतल खोरा, अजंता गुफा नंबर 10, बेदसा अजंता गुफा नंबर 9, नासिक कारलेक के चैत्य इस क्रम में निर्मित हुए हैं। ये भाजा से कारलेक तक संख्या में 8 है, ठीक है। आगे कोंडाने से सर्वप्रथम पार्श्ववतिका मिला है। पीतल खोरा गुफा का वास्तुकार कान्हा एवं कोंडने गुफा का वास्तुकार बालका था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है बालका था, ये ना। चलिए, पीतल खोरा का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेणियों द्वारा करवाया गया था। सबसे प्रसिद्ध चैत्य कारले महाराष्ट्र का है। यह भारत का सर्वोत्तम चैत्य गृह है, ठीक है। आगे देखते, यह हीनयान चैत्य परंपरा का चरमोत्कर्ष है। कारले चैत्य सातवाहन शासकों द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया। आगे है कारले भोरघाट पर्वत श्रेणी में है। कारले भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित एवं सबसे प्रसिद्ध चैत्य है। कारले चैत्य में उत्कीर्ण लेख में इसे जम्बू द्वीप का सर्वोत्तम चैत्य गृह कहा गया है। आगे है कारले चैत्य का निर्माण सातवाहन शासक पुल्लू मावी के शासनकाल में वैजयंती के भूतपाल श्रेष्ठी ने करवाया था। कारले की एक गुफा को हरफान नामक पारसिक ने दान दिया था, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाकर प्लीज़ अपने मेरे वॉइस को दोस्तों इंक्रीज़ कर लीजिए और 1.5x या तो 2.0x कर लीजिए, ताकि आपको आपके माध्यम से मेरी वॉइस मिल सके। ओके दोस्तों, तो ठीक है। चलिए, हालांकि 5 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, सिस्टर के शादी में जाने के कारण दोस्तों थोड़ा सा समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। कोई नहीं, हम लोग आज से पूरा कंटिन्यूसली वीडियो को बनाएंगे और आप लोगों को पढ़ने में मदद भी मिलेगी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अब रोज़ वीडियो आए। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम लोग। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था, कारले की एक गुफा को हरफान नामक पारसिक ने दान दिया था। आगे नासिक चैत्य गृह को पांडुलेन, ठीक है, पांडुलेन कहा जाता है। इसका निर्माण जो है भट्टपालिका ने करवाया था। यहाँ एक संगीतशाला का निर्माण वासु नायक महिला ने करवाया था। कन्हेरी में 108 गुफाएं मिली हैं। यहाँ चैत्यगिरी का निर्माण यज्ञ श्री सातकर्णी के काल में गजसेन एवं गजमित्र नामक 2 भाइयों ने 180 ईस्वी में करवाया था।
कन्हेरी चैत्य का निर्माण जो है कार्ले के बाद हुआ है। आगे महायान परंपरा के चैत्य। नंबर 1 दोस्तों, अजंता गुफा संख्या 19 से 26 तक 550 से 600 ईस्वी की है। नंबर 2 एलोरा जो कि 450 से 650 ईस्वी तक की। आगे नंबर 3 औरंगाबाद है। ठीक है, ये अजंता, एलोरा और औरंगाबाद गुफाएं। ठीक है, महायान परंपरा के चैत्य हैं ये। आगे विदेशों में बौद्ध कला। अफगानिस्तान में बामियान व बेलग्राम कपिसा में बुद्ध की अनेक मूर्तियां व विहार मिले हैं। बामियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है। दुर्भाग्यवश हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने इसे तोड़कर नष्ट कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। आगे जावा इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। यह 8वीं शताब्दी में जावा के शैलेंद्र शासकों ने बनवाया। शैलेंद्र शासक चंद्रगोमीन के प्रभाव में बौद्ध बने। बंगाल का एक बौद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था, जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा तारा का मुहर मंदिर, श्री विजय सुमात्रा और जावा का बोरोबुदुर मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, आगे पेगू जो कि बर्मा में है, पेगू में बुद्ध का आनंद मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे है दोस्तों, यहाँ तक खत्म हो गया। आगे अभी नंबर हमारा ए नंबर हो गया था स्थापत्य कला। ठीक है, अभी हमारा दोस्तों प्राचीन भारत में शिक्षा व शिक्षा के प्रमुख केंद्र। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। तो बी नंबर प्राचीन भारत में शिक्षा व शिक्षा के प्रमुख केंद्र पढ़ना था ना यही। ठीक है, बालक की सुनियोजित शिक्षा का आरंभ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात होता था। उपनिषदों में गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल का प्रयोग हुआ है। कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। आगे प्राचीन भारत के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, 18 शिल्प एवं 64 कलाएं सम्मिलित थीं। आचार्य या गुरु के प्रकार दोस्तों, पहला आचार्य निःशुल्क पढ़ाते थे। दूसरा उपाध्याय जीविकोपार्जन के लिए सशुल्क पढ़ाते थे, शुल्क लेकर। आगे नंबर 3 प्रवक्ता। नंबर 4 दोस्तों श्रोत्रिय। नंबर 5 गुरु। नंबर 6 ऋत्विक। ठीक है, आगे नंबर 7 दोस्तों जो चरक थे। ठीक है, चरक यायावर व भ्रमणशील अध्यापक होते थे। चरक ये घूम फिर कर शिष्यों का चुनाव व ज्ञान प्रसार करते थे। कौन? चरक। उपनिषद काल में उदालक, आरुणि ऐसे ही चरक आचार्य थे। ठीक है, ओके। गुरुकुल में निवास करने वाले छात्रों को अंतेवासी कहा जाता था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन प्रयत्न छात्र रहते थे, इन्हें ब्रह्मवर्तधारी भी कहा जाता था। उपकुर्वाण जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते थे, उन्हें हम उपकुर्वाण कहते हैं। तीर्थकाक एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले छात्र होते थे। ठीक है, आगे स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ये 2 प्रकार की होती थी। ठीक है, आगे पहला शघो वधु जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, शघोवधु कहते हैं। नंबर 2 ब्रह्मवादिनी जो जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी रहकर ज्ञानार्जन में लगी रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। आगे नंबर 1 है दोस्तों इसमें हिंदू शिक्षा के केंद्र। पहला है दोस्तों महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, चाणक्य जो थे यहीं के आचार्य थे। ठीक है, आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भरत ने की व प्रशासन तक्ष को सौंपा गया। यहाँ पर प्रसिद्ध वैद्य जीवक कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल नरेश प्रसेनजित, व्याकरणविद पाणिनि व पतंजलि ने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की भी, बाद में गुरु भी बने। आगे देखते हैं। तक्षशिला को भारत का द्वार कहा गया है। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। यहाँ केवल द्विज वर्ग के विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा होती थी। ठीक है, आगे नंबर 2 काशी। प्राचीन 16 महाजनपदों में एक काशी भी है। ठीक है, आगे
उपनिषद काल से ही काशी शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था और आज भी है। नंबर 3, कश्मीर शिक्षा, शैव धर्म व बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। प्रसिद्ध विद्वान रत्नाकर हरि विजय का लेखक जो है रत्नाकर, शिव स्वामी शिवांक का लेखक क्षेमेंद्र व उसका पुत्र सोमेंद्र कल्हड़ मखंक व श्रीहर्ष कश्मीर के ही निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नंबर 4, धारा, परमारों की राजधानी धारा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का प्रधान केंद्र बनाया गया धारा को। आगे धनंजय, पद्मगुप्त व धनिक भी धारा में ही निवास करते थे। ठीक है, भोज परमार ने भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आगे नंबर 5, कन्नौज, यह 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा है कन्नौज। नंबर 6, अनहिल पाटन, यह पूर्व मध्यकाल में गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी तथा हिंदू एवं जैन दर्शन व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर सोम प्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जय सिंह, यशराज, वत्सराज, शोड्डल आगे देखते हैं दोस्तों, शोड्डल एवं मेरू तुंग जैसे विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया है। नंबर 7 दोस्तों, कांची, दक्षिण भारत में पल्लव शासकों की राजधानी व शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। क्या? कांची। महाकवि दंडी, शूद्रक व भारवी ने कांची में ही अपने ग्रंथों की रचना की। वात्स्यायन व बौद्ध तर्कशास्त्र के जन्मदाता दिगनाग ने कांची विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की। कदम्ब वंशी राजकुमार मयूर शर्मन ने भी कांची में शिक्षा प्राप्त की है। नंबर 8, मिथिला, उपनिषद काल में शिक्षा का केंद्र था मिथिला में गणेश ने नव्य न्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना की है। घटिका, पल्लव काल में विद्यालयों को घटिका कहते थे। बिहार में उदंतपुरी, विहार शरीफ तथा बंगाल में जगदल्ला रामपाल ने स्थापना की है और सोमपुरी भी प्रमुख विश्वविद्यालय थे। आगे देखते हैं, बिहार में उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में है तथा बंगाल में जगदल्ला जिसकी स्थापना रामपाल ने की थी और सोमपुरी भी प्रमुख विश्वविद्यालय थे। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षा केंद्र को दी गई भूमि को सलभोगम कहा जाता था। संघ को दी गई भूमि को हम पालीचंद कहा जाता था। ठीक है, शिक्षा केंद्र को दी गई जो भूमि थी उसको हम सलभोगम कहते थे और जो संघ को दी जाती थी भूमि उसे हम पालीचंद कहते थे। ठीक है, आगे याद रखिए। आगे है बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। ठीक है, हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र पढ़ लिए, हिंदू शिक्षा के बारे में देख लिए, अब हम बौद्ध शिक्षा के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नालंदा विश्वविद्यालय पहला है बौद्ध शिक्षा के केंद्र में। बिहार में राजगिरी के पास वर्तमान बाड़ा गांव की प्राचीन नालंदा है। नालंदा के खंडहरों की खोज जो है वो कनिंघम ने की थी। नालंदा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक जो था कुमार गुप्त ने यहाँ बौद्ध संघ को दान दिया व नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। आगे नालंदा विश्वविद्यालय को खर्चे के लिए 200 गांवों का दान मिला था। आगे देख लेते हैं। आगे है नालंदा में रत्न सागर, रत्नोदधि व रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक भव्य पुस्तकालय था। नालंदा महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। हिंसा के अनुसार नालंदा का संस्थापक शक्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम था। आगे हेन शाक के समय सीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। वे समतट बंगाल के निवासी थे। धर्मपाल सीलभद्र के गुरु व पूर्व कुलपति थे। हेनशाग ने सीलभद्र को सत्य एवं धर्म का भंडार कहा एवं सीलभद्र की मृत्यु पर हेनशाग ने कहा, आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया है, संसार सागर से पार उतारने वाली नौका जाती रही। आगे हेनशाग ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। हिंसा के समय नालंदा में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा 1510 शिक्षक थे। ठीक है, 1510 शिक्षक थे। हिंसाग ने यहाँ योग शास्त्र का अध्ययन किया। हेनशाग के चीन लौट जाने के बाद प्रज्ञादेव नामक भिक्षु ने यहाँ से उसके लिए वस्त्रों का एक जोड़ा भेजा था। प्रज्ञादेव भिक्षु याद रखिएगा। आगे भिक्षु ने
आगे नालंदा के प्रसिद्ध शिक्षकों ने में और आर्यदेव और दिगनाग दक्षिण भारत के धर्मपाल कांची के गुणमती और स्थिरमती बल्भी के निवासी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इत सिंह के समय नालंदा के कुलपति राहुल मित्र थे। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट की ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई। हर्षवर्धन ने पीतल का संघाराम निर्मित करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने भी नालंदा का पुनरुद्धार करवाया। प्रभा मित्र, जिन मित्र, ज्ञानचंद्र, चंद्रपाल आदि अन्य विद्वान थे। जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया। वह उसके निर्वाह के लिए पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। आगे तिब्बत में बौद्ध धर्म में प्रचार हेतु सर्वप्रथम नालंदा के विद्वान कौन है? नालंदा के विद्वान चंद्र गोमीन 8वीं सदी व बाद में शांत रक्षित तिब्बत गए। शांतरक्षित भी बोल सकते हैं या शांत रक्षित भी बोलिए को नालंदा में शिक्षित कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव ने सहायता दी थी। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया है। ठीक है, नालंदा को। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों देखते हैं। ठीक है, आगे इसकी स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने भागलपुर के पास अंतिचक गांव में की। विक्रमशिला को कोशी एवं गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण शिला संगम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा। यहाँ 6 महाविद्यालय थे तथा प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक थे। महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। आगे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा 11वीं शताब्दी ने विक्रमशिला में शिक्षा व अध्यापन का कार्य किया व कुलपति रहे। वे गौड़ बंगाल के रहने वाले थे। कालांतर में वे तिब्बत नरेश चुनचुब के निमंत्रण पर तिब्बत गए। उस समय कुलपति शाक्य श्री भद्र थे। आगे विक्रमशिला के पश्चिम द्वार का द्वार पंडित वागीश्वर कीर्ति था। विक्रमशिला में स्नातकों को पंडित तर्कालंकार एवं तर्क चक्रवर्ती की उपाधियां दी जाती थीं। यहाँ 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा प्रवेश दिया जाता था। आगे 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे दुर्ग समझकर जला दिया। 7वीं शताब्दी के मध्य तिब्बत के राजा गैम्पो ने अपने एक मंत्री थानवी को नालंदा में अध्ययन के लिए भेजा। नालंदा से तंत्र शास्त्र का एक विद्वान कमलशील कुछ समय बाद तिब्बत गया व एक तिब्बती विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आगे विक्रमशिला तंत्रयान या ब्रजयान शिक्षा का केंद्र था। आगे दोस्तों हमारा बल्बी विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा था, विक्रमशिला था और बल्बी था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। गुजरात के कठियावाड़ में समुद्र तट पर स्थित बल्बी नालंदा विश्वविद्यालय के साथ विकसित हुआ। क्या हुआ? विकसित हुआ। वह 7वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। आगे गुणमती व स्थिरमती यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे नालंदा में भी रहे। वे बाल्भी में 7वीं सदी में प्रमुख आचार्य थे। बाल्भी नगर की स्थापना मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने की। बल्भी विश्वविद्यालय के प्रथम विहार का निर्माण जो है मैत्रक वंशी ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री दद्दा ने करवाया था। बल्भी हीनयान की शिक्षा का केंद्र था। आगे बल्भी के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। अंततः अरब आक्रमणकारियों ने बल्भी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कुंभ मेलों के 4 स्थान जानते हैं ना आप लोग दोस्तों? कुंभ मेला उसी की बात हो रही है, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस मेला है। पहला है दोस्तों नासिक, गोदावरी नदी। नासिक जो है वो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में होता है। दूसरा दोस्तों उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है, शिप्रा नदी के तट पर, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। नंबर 3 दोस्तों हमारा प्रयाग जो कि गंगा यमुना का संगम है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसका
अभी मॉडर्न मध्यकालीन में नाम दोस्तों इलाहाबाद रखा गया है। ठीक है, मध्यकालीन का नाम इलाहाबाद है, उसको फिर से हटा के प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयाग में पड़ता है हमारा तीसरा कुंभ मेला। थर्ड, चौथा दोस्तों हमारा हरिद्वार था, जो कि गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, प्रति तीसरे वर्ष कुंभ अथवा 12वें वर्ष महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरे वर्ष पे कुंभ और 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा ए नंबर चला गया और बी नंबर हो गया दोस्तों। तीसरा हम लोग का है प्राचीन भारतीय दर्शन। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ना। तो इसे पढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सही टाइम पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और इसके बाद इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा और आप लोग अपना पढ़ाई इसी तरह आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को जिन लोगों को लगे वो स्लो आ रही है वो अपने यूट्यूब में जाके सेटिंग में 1.5x से 2.0x कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।